अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज़ करेंगे आज दूसरे रोज़ में भी इस्लामाबाद में जो टेंशन है वो बरकरार है, क्योंकि कल जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी डी चौक पर, कल तो वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन बावजूद तमाम रुकावटों के जो इंतजामिया ने खड़ी की थी, इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम रस्तों को बंद किया था, मोबाइल सर्विस आज भी सस्पेंड है, उसके बावजूद कई जो तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन इंपॉर्टेंटली अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी गवर्नमेंट के, वो जो कर रहे थे क़यादत जो बड़ी रैली की, जब वो इस्लामाबाद दाखिल हुए तो पुरस्रार तौर पर सबसे पहले तो उस काफिले को जो लीड कर रहे थे वहां से वो गायब हुए और अचानक से पता चला कि वो केपी हाउस में पहुंच गए। उसके बाद जो खबरें चली मुतज़ाद इत्तलात कि शायद उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और ख़ुद ये खबरें पीटीआई की तरफ से पहले आई, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि अभी तक अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया। जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त भी ऑफ कोर्स एक तो इस्लामाबाद शाम को जो बारिश हुई अभी भी मतला अबर आलूद है, जो मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है जो प्रोटेस्टर्स हैं, क्योंकि जो आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था पुलिस की तरफ से, बारिश की वजह से जाहिर है कि उसका असर जो है वो ज़ायल होगा। और जो अभी तक इत्तलात आ रही हैं कि बावजूद तमाम रुकावटों के कुछ लोग डी चौक के करीब पहुंचना शुरू हो गए हैं। इंपॉर्टेंटली अभी प्रोग्राम में आने से पहले जो तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है जो भी वो फैसले करती है, इमरान खान तो जेल में है, उनका ये कहना है कि ये एहतजाज जारी रहेगा। इनफैक्ट कुछ इतलात तो ये भी हैं कि उन्होंने कहा है कि बाकी शहरों से भी अगर काफिले आना चाहें तो आज ही रात वो पहुंचे। तो टिल नाउ इट अपेयर्स कि जो स्टैंड ऑफ है दैट कंटिन्यूज। कामरान, एक तो ये कि बैरिस्टर गौहर जो अब चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारा धरना देने का कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारा सिर्फ एक दिन का एहतजाज था, उसमें हुकूमत ने रुकावटें डाली। इसके बावजूद आपने देखा कि जो कल से एक पूरा एक तमाशा लगा हुआ है, इन अवे पूरे मुल्क को एक मफलूज करके रख दिया गया है। जिस तरीके से पहले पीटीआई की कॉल, उसकी जो टाइमिंग थी वो बड़ी एक सस्पिशियस बन गई कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, उस दौरान में वो उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी और धरने का भी कहा, और गवर्नमेंट ने फिर आगे से डिस्प्रपोर्शनेटली उसको रिस्पॉन्स दिया, हर तरफ उन्होंने हर चीज़ ब्लॉक कर दी। अभी भी जब हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं तो मोबाइल जो सर्विस है वो डिस्कनेक्टेड है इस्लामाबाद में, ऐसे जैसे लगता है कि कोई जंग हो रही है, यहाँ पे हर तरफ ही कंटेनर्स पड़े हुए। लेकिन सारी रुकावटों के बावजूद इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनको रोकना था वो चाइना चौक और डी चौक के उस एरिया के अंदर रहे, वहां पे दोनों तरफ से झड़पें भी हुई, पुलिस ने अपना जो एक उसको रिस्पॉन्ड करना था वो किया। तो ये दोनों तरफ से एक ऐसी सूरत हाल पैदा की गई है जिसकी वजह से लिटरली 2 दिन से जो मुल्क की है ओवरऑल सूरत हाल आप देखें, सियासी तनाव तो है ही, काफी देर से चल रहा है, मुल्क को इन्होंने मफलूज करके रख दिया। अब इसमें पीटीआई की जहां पे गलती है वहां पे हुकूमत की भी गलती है, जिस तरीके से ये स्ट्रेटेजाइज करते हैं चीजों को रोकने के लिए वो कर नहीं पाते। बट एक जो आज इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक शॉर्ट ऑर्डर आया है जिससे इन वे हुकूमत को रिलीफ मिली है, क्योंकि कोर्ट ने मना कर दिया है किसी भी किस्म की अनलॉफुल असेंबली और प्रोटेस्ट से। इसके साथ ही उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन ये भी हुकूमत को दी है कि एक डेजिग्नेटेड एक प्लेस दे दी जाए पीटीआई के वर्कर्स को, जहां पे अगर वो एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज भी करें, और अगर वहां पे वो सिट इन करना चाहें, वहां पे बैठना चाहें तो वो भी उनका हक है और उनको फैसिलिटेट किया जाए। बट बॉटम लाइन ये इस सारी चीज के अंदर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर में मना कर दिया है कि किसी भी जगह पे अनलॉफुल असेंबली भी नहीं हो सकती, प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता। आई थिंक इससे पहले आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी क्लियर रूलिंग मौजूद है। सबसे बड़ा इशू यह है कि इस पर अमल दरामद कितना होता है, क्योंकि फैजाबाद धरना फेमस केस आपको पता है जो अब चीफ जस्टिस हैं, जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा था तो उसमें बड़ा क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जब एहतजाज करना हमारे आइन में दर्ज है, हर किसी का हक है, इंडिविजुअल का, जमात का, लेकिन अगर एक एहतजाज करने वाले के हकूक हैं तो जो आम शहरी हैं उनके भी हकूक हैं कि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो मुतासर ना हो। तो उसके लिए बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि एक एसओपी बनाया जाए जो भी एहतजाज करना चाहता है। जिस तरह आपको पता है कि बाहर की दुनिया में होता है, लंदन में कहते हैं हाइड पार्क है, आपने वहां पर एहतजाज करना है बिल्कुल करें, रोड के ऊपर ना आए। फिर खुद इस हुकूमत ने भी एक कानून पास किया, उसमें भी उन्होंने कुछ एसओपीज तय की कि आप अगर एहतजाज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इजाज़त लेना पड़ेगी, अदरवाइज भी लेना पड़ती है, बट उसको मजीद सख्त किया। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कामरान, इसमें मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो हुकूमत ने कानून पास किया था वो उजलत में किया और उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और वो कानून बना ही पीटीआई के जो जलसे थे और उनके एहतजाज उनको रोकने के लिए बना था। इस किस्म की जो लेजिस्लेशन होती है वो कभी भी कामयाब नहीं होती। उसका रिएक्शन देखें, उन्होंने उस कानून के पास होने के बाद 2 जलसे किए, एक इस्लामाबाद में किया
और एक उन्होंने लाहौर में किया। और जिस तरीके से गवर्नमेंट इसको हैंडल किया, पीटीआई का मजाक उड़ाया गया हुकूमती वज़रा की तरफ से कि जी देखिए वो कैसे आए और अच्छे बच्चों की तरह गाड़ियों में लाइन बना के बैठ गए। ऐसे मुल्क नहीं चलते। और टाइम दिया कि जी इतने टाइम पे करें, फिर लाइट्स बंद कर दी। मजाक बना हुआ था। कल कोई मजहबी जमात, कोई ग्रुप उठ के यहाँ पे इस्लामाबाद आया जिसको फैसिलिटेट किया जाएगा, और एक सियासी जमात उसका जो भी उसका मुतालबा हो गलत है सही है, आई थिंक जो उस तरीके से दबाना ये भी एक देखें ठीक नहीं देखें जो किसी मुल्क में हमारे यहाँ चलो नाम की सही जमहूरियत है, एहतजाज हर कोई करता है, लेकिन आई थिंक ये तय हो जाना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव कोई भी जमात करती है कि जैसे बाकी लोगों के जो एहतजाज करते हैं उनके हकूक हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र किया है हम, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, आप लोगों से पूछें, मैं कई खुद पर्सनली लोगों को जानता हूं कि जिनकी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट थी, जिन्होंने कहीं जाना था, वो बेचारे नहीं जा पाए, वो सफ़र कर रहे हैं, वो किसके पास जाएं, किससे, हुकूमत से फरियाद करें, तहरीक इंसाफ से कहें। आई थिंक ये एक चीज़ तय होनी चाहिए, एहतजाज ज़रूर करें, एक एरिया आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आज PMLN है, कल तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में आ सकती है, उनको भी इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों के ऊपर एक मिनिमम जो है आई थिंक कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो रहा। अभी तक तो जो हम बात कर रहे हैं एक स्टेलमेट जारी है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंटली जो गवर्नमेंट एक प्ली ले रही है, वो कहते हैं कि कल भी वज़ीर दाखिला ने बयान दिया, आज भी वो ये कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ को ये नहीं कहते कि एहतजाज ना करें, लेकिन हमारी सिर्फ ये इल्तिजा है कि जब तक ये SCO की कॉन्फ्रेंस हो नहीं जाती उस वक्त तक इस्लामाबाद में आप एहतजाज ना करें। और वो ये भी दावा कर रहे थे कि उन्होंने कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर KP में जो PTI की गवर्नमेंट है और वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट का रब्ता रहता है, लेकिन उनका ये कहना है मोहसिन नकवी साहब का कि जो भी हमने रब्ते किए तो उसमें कोई हमें कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एहतजाज उनको मौखर कर देना चाहिए था जब तक SCO की जो कॉन्फ्रेंस है वो हो नहीं जाती। फौज को भी दूसरी तरफ आपको पता है कि तलब किया गया है 17 अक्टूबर तक जो सिक्योरिटी है इस्लामाबाद की वो फौज की जिम्मेदारी है। अब इंपॉर्टेंटली जब ये सवाल तहरीक इंसाफ के जो KP गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं उनसे भी हुआ कल के, देखें SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब तो जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के वो भी आ रहे हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा कि देखें हम कहेंगे जितने जो शुरका हैं SCO के वो उनके धरने में तशरीफ लाएं, बल्कि हम तो भारत के वज़ीर ख़ारजा को दावत देंगे कि आएँ हमारे धरने में, बल्कि वहाँ पे खिताब भी करें कि देखें पाकिस्तान में कितनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। आई थिंक ये बयान कोई जचता नहीं है। तो उस पर जो हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दिया है, वो क्या कहते हैं आइए वो सुनते हैं पहले। जी, ये ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो रद्द-ए-अमल दे रहे थे, और ख्वाजा आसिफ साहब का एक और बयान भी मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हम इनसे किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी आप सबसे अहम इशू है। देखें अगर एक स्टेलमेट है, कुछ जो बातें अभी हो रही हैं ज़ाहिर है हम कंफर्म नहीं कर सकते, मसलन KP हाउस के अंदर बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पर मौजूद थे कि शायद और ऐसा हो नहीं सकता कि जो रियासत के इदारे हैं, जो हुकूमत है, बातचीत ना करे, अल्टीमेटली कोई ना कोई तो दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। आप इसका ऑर्डर देख लेना, उसके अंदर ये बात, उन्होंने एक रास्ता प्रोवाइड किए। अब रास्ते के अलावा भी हुकूमत बता रही है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये जो अब मसला क्या होता है, यही जो बात हम अभी जो इनका स्टेटमेंट आपने चलाई है ख्वाजा साहब की, उससे पहले बात कर रहे थे, डिसप्रपोर्शनेट एक रिस्पॉन्स आता है। अगर आप ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट को देख रहे हैं, उसमें 3 बड़े लफ्ज़ वो इस्तेमाल जो अल्फाज कर रहे हैं, दुश्मन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, फितने का कर रहे हैं, खारजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सियासी मसले को उन्होंने एक बना दिया जैसे कोई इंटरनेशनल इशू है और ये PTI नहीं है, ऑल दो उनके एक उनके जो रिप्रेजेंटेटिव मैं आपकी मैं यहाँ पे बात काट रहा हूँ। देखें जो वज़ीर दाखिला हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 दिनों में, अब ये उनका दावा है कि इन मुजाहिरीन में हमने 120 जो अफगान नेशनल्स हैं उनको भी पकड़ा है, वो भी इस एहतजाज में। ये वैसे एक बड़ी मजे की बात है कि इशू है, ये चुन चुन के कैसे पकड़ा उन्होंने, ये जरा क्योंकि इस तरीके तो उस तरीके से अरेस्ट तो नहीं हुई ना एहतजाज के दौरान। नहीं अरेस्ट तो की है उन्होंने, हुई है, लेकिन जो स्केल के ऊपर वो जिस तरह के हमने मुजाहिरों से पकड़ा है, मैं यही मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि इसको एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का तासुर देना। अब नहीं, बट इस बात को मैं ये इसको रूल आउट भी आप नहीं कर सकते। देखें एक सिंपैथी लोग होंगे, देखें इट्स अ फैक्ट कि जो सिंपैथी है, एक जो फैक्टर है, ऑब्वियसली एथनिक कार्ड भी है कि एक KP में एक सिंपैथी है इमरान खान की, एंड इवन जो अफगान मुहाजिरीन है, एंड इवन आई कैन टेल यू, मैं फॉरेन पॉलिसी कवर करता हूं, अफगान तालिबान के अंदर भी इमरान खान को लेकर के, क्योंकि हिस्टोरिकली आपको पता है कि उनकी हमेशा, इवन जब अमरीकी यहां पर थे तो वो मुखालफत करते थे कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, और शायद उनको भी मैं ये नहीं कह रहा कि
ये कोई उनकी मिली भगत है, लेकिन उनको भी ये सूट करता है कि क्योंकि हम जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हम अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम आयद करते हैं, तो उनको भी सूट करता है कि हम अपने अंदरूनी मामलात में उलझे रहें। इस वक्त जो सारा जो एक सिलसिला चल रहा है उसके पीछे क्या है? जो आईनी तरमीम होनी है, ठीक है। पीटीआई सबको पता है, राइटिंग ऑन द वॉल है, पीटीआई ये सारा कुछ इसलिए कर रही है कि हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाए कि 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम ना है और आईनी कोर्ट ना बने। और हुकूमत जो है उनको कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। हुकूमत का मकसद भी एक आईनी तरमीम करना है, वो अपने सियासी मकासद के लिए आईन में तरमीम लाना चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में जो इस वक्त सारी जब सूरत हाल है, मुल्क को मफलूज किया हुआ है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, आपको अभी उसका भी हमने जिक्र करना है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज पे एक वो मेरा ख्याल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जो 6 शहादतें हुई हैं, जिसमें एक ऑफिसर है और 5 उसमें दूसरे जो हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के जो जवान थे उनकी शहादत हुई है। और दूसरी तरफ ये सारी सूरत हाल चल रही है, पॉलिटिकल टेंशन अपनी पीक के ऊपर है, सियासी मकासद के लिए आइन को एक दफ़ा फिर तब्दील करने की कोशिश हो रही है। जिस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए वो मुल्क में के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सिक्योरिटी की सिचुएशन और इकॉनमी की जो हालत है। और आई थिंक ये जिम्मेदारी तमाम लोगों पर आयद होती है। ज़ाहिर है कि केपी में ऑब्वियसली पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन सिक्योरिटी चैलेंज को ऑब्वियसली फौज निपट रही है। और आज जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया कि एक इनकाउंटर में स्पिन बॉम्ब शुमाली वज़ीरिस्तान में एक इनकाउंटर में कम से कम 6 जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो शहीद हुए हैं, उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे। और इनकी बाकायदा नमाज जनाजा जो है उसके लिए पेशावर में हुई, और पेशावर में अली अमीन गंडापुर तो इस्लामाबाद में मौजूद थे एहतजाज के लिए, जो आर्मी चीफ थे वो मौजूद थे वहाँ पर पेशावर में इस नमाज। तो इसलिए ये जो चैलेंज है ये कलेक्टिव चैलेंज है, और ये तभी आप इससे निपट सकते हैं कि जब तमाम जो रियासत की इकाइयाँ हैं, तमाम जो रियासत के इदारे हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हों, लेकिन एक मिनिमम जो आपका एक कंसेंसस है इन चीज़ों के ऊपर। क्योंकि दहशतगर्दी से अगर खैबर पख्तूनख्वा मुतासर होगा तो उससे पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। तो इसलिए आई थिंक इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो सीनियर वॉइसेज हैं फ्राम ऑल साइड्स कि वो बैठें और एहतजाज तहरीक इंसाफ करना चाहती है ज़रूर करे, वो धरना भी ना दे, एससीओ की कॉन्फ्रेंस भी हो, और बाकी जो मामलात हैं उनको भी खुश असलूबी से निपटाया जाए। बहरहाल देखते हैं कि इसका आउटकम निकलता है। अब जो बेशतर जो मुजाहिरीन हैं वो इस्लामाबाद तो पहुंच गए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट उनको किस तरीके से टैकल करती है, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे। मईशत ऑफ कोर्स इज़ अ चैलेंज। हाल ही में IMF ने जो नया प्रोग्राम अप्रूव किया उसकी कुछ शराइत थी, उसमें एक शर्त तो थी वो नया जो फिस्कल पैक्ट है विफाकी गवर्नमेंट और जो सूबाई हुकूमतें उनके दरमियान एक साइन होना था, उसके हवाले से एक पेशरफ्त हुई है, लेकिन वैसे ही पेशरफ्त हुई है जैसे IMF चाहता था। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। एक तरफ इस्लामाबाद में जो टेंशन है वो बरकरार है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और इंतजामिया और वफाकी गवर्नमेंट के दरमियान, तो दूसरी तरफ जो अहम मामलात हैं मईशत के, और उसमें एक जो की फैक्टर आपको पता है कि कई अरसे से जो एक डिबेट पाकिस्तान में हो रही है, जो 17वीं आईनी तरमीम की थी, उसके बाद जो ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो सूबों विफाक ने सूबों को मुंतकिल किए थे, और उसकी वजह से भी कुछ लोगों का ख्याल है कि एक बिगाड़ पैदा हुआ, पाकिस्तान की जो फिस्कल पोजीशन है वफाकी गवर्नमेंट की वो कमज़ोर हुई। अब IMF को भी उसका अदराक है, और उसको एड्रेस करने के लिए तो ज़ाहिर है कि शहबाज आपको एक आईनी तरमीम चाहिए, और मौजूदा जो जितनी पोलराइजेशन है उसमें मुमकिन नहीं है इवन कि आप KP गवर्नमेंट को भी तो छोड़ दें, सिंध और जो बाकी सूबे उनकी बड़ी एक टफ पोजीशन है जो एग्जिस्टिंग NFC है। अब उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि थोड़ा सा वो जो डिसबैलेंस हुआ था, जो लोग समझते हैं कि जो NFC अवार्ड जो साइन हुआ था 17 आईनी तरमीम के बाद, उसको को रेक्टिफाई किया जा सके, और उसके लिए एक 18वीं तरमीम उसके बाद फिर नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है वो साइन करने की बात हो रही है। तो अच्छी बात यह है कि तमाम जो प्रोविंसेस हैं एटलीस्ट दैट दे हैव एग्रीड एंड दे हैव एक्चुअली साइंड जो नेशनल फिस्कल पैक्ट है। तो ये है क्या, कुछ फर्क पड़ेगा? इसके ऊपर हमने पहले बात भी की थी, चूंकि अब ये साइन हो गया, तो और आज हमने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, जिस किस्म के पाकिस्तान में सियासी हालात हैं, और जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए और अगला प्रोग्राम ना लेने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स अगर वो पूरी करनी है, तो तमाम 5 हुकूमतों को, जिसमें वफाकी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतों को मिल बैठकर बात करनी है, मुल्क को आगे लेकर चलना है। लेकिन जिस किस्म से PTI की तरफ से भी और कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से भी और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी एक दूसरे को रिएक्शन दिया जा रहा है, और जो आइन में तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, उससे इस किस्म का जो काम जो भी हम नाज़रीन को बताने जा रहे हैं, ये करना
इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इन दस्तावेजात के ऊपर दस्तखत होने के बाद भी इसकी इंप्लीमेंटेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। बेसिकली आपने खुद ही बता दिया कि नेशनल फाइनेंस कमीशन 18वीं तरमीम, उसके बाद जो एक फिस्कल इम्बैलेंस आया, वफाक से सूबों को 10% इजाफी वसाइल गए, लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारियां सूबों को जानी थी वो नहीं गई। नतीजा ये निकला कि सूबाई हुकूमतों ने उन्होंने अपनी टैक्स एफर्ट्स नहीं की, उन्होंने अपने महसूलात अपने जराए से बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सारी रिलायंस उनकी जो होगी वफाकी हुकूमत के ऊपर होगी। उनके अगर चारों सूबाई हुकूमतों के आप बजट्स देख लें, 80 से 90% उनके जो रेवेन्यूज हैं जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत उनको वफाक देता है, वहां से उनका पूरा होता है और वो अपनी एफर्ट्स नहीं कर रहे। नेशनल फिस्कल पैक्ट IMF की शर्त 30 सितंबर की डेडलाइन थी। 3 इसके बुनियादी इसके जो है खतोखाल में जो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 कि टैक्स महसूलात में इजाफा करना सूबों ने, नंबर 2 जो वफाक इस वक्त खर्चे कर रहे हैं वो सूबों को ट्रांसफर करना, और नंबर 3 जो बैड गवर्नेंस है उसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड इकदाम करना। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर की थी। सिंध ने 30 सितंबर तक साइन नहीं किए थे, सिंध ने ताखीर से साइन किए। और जिस तरीके से PTI को सब लोग अक्यूज करते हैं कि ये सियासत कर रही है, IMF के प्रोग्राम को तबाह करना चाहते हैं PTI वाले, PTI ने सबसे ज्यादा सेंसिबली बिहेव किया, इसके ऊपर उन्होंने साइन किया और वक्त पे साइन किया, और उन्होंने जो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज किए उसकी कोई ना कोई रेलेवेंस बनती है। उसके ऊपर अभी हम PTI गवर्नमेंट के जो रैप है उनसे बात भी करेंगे। ये प्लेजेंट सरप्राइज है, ऐसा नहीं है कि जो परसेप्शन उनकी बनी थी, आपको पता है कि एक ऑडियो जो कॉल लीक हुई, फिर खुद तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, जब ये हो रहा था उन्होंने इवन के लेटर्स तक इन्होंने लिखे IMF को कि आप इसको लिंक करें कि जो इलेक्शंस में धांधली हुई है और इस तरह का IMF का प्रोग्राम है, तो जाहिर है कि लेकिन अब और पहले में फर्क है। अभी जो हो रहा है, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो फिस्कल पैक्ट की चीजें इसके ऊपर KP एग्री कर गए ना। हालात के अंदर इमरान खान साहब जेल में है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट उनको कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है, लेकिन जहां पे नेशनल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की बात आई, उन्होंने गवर्नमेंट से कोऑपरेट किया। अगर ये साइन ना करते, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये दस्तखत ना करते जुलाई में, और अभी 30 सितंबर वाला पैक्ट ना करते, तो प्रॉब्लम्स आ सकती थी। बेसिकली इसकी जो चंद बड़ी चीजें वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिस मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए उसके बाद तमाम सूबाई हुकूमतों ने अपने जो एग्रीकल्चर के ऊपर उनके इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं उसको अलाइन करना है वफाकी हुकूमत के जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए जो कि 45% रेट है इस वक्त, और कंपनीज का जो 29% है। इसकी डेडलाइन अगेन 31 अक्टूबर की है। इन तमाम सूबाई हुकूमतों ने अपने कवानीन में तरामीम करनी है। 31 अक्टूबर तक उनको तरामीम करनी है और 1 जनवरी से नए कानून को उन्होंने अप्लाई करना है। ये इसकी पहली शर्त है। दूसरा, इसके साथ ही जो GST और सर्विसेज या खिदमात के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो पहले सूबाई मामला है, लेकिन लिमिटेड सर्विसेज के ऊपर वो टैक्स लिया जाता है। उस लिस्ट को एक्सपेंड करना है, सिर्फ नेगेटिव एक लिस्ट रखनी जहां पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी तमाम सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगेगा। ये एफर्ट जो है ये इंश्योर करेगी कि सूबाई जो टैक्स कलेक्शन है चारों सूबाई हुकूमतों की उसमें बेहतरी आए। अगर आप देखा जाए इस वक्त जो अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है टैक्स कलेक्शन में, वो सिंध की बहुत अच्छी आ रही है पहले ही, उसके बाद पंजाब की और फिर खैबर पख्तूनख्वा की भी आ रही है। प्रॉपर्टी इनकम टैक्स जो है उसको भी उसकी कलेक्शन को भी बेहतर करने की बात हो रही है। लेकिन नाज़रीन, जहां पे इस पैक्ट ने, नेशनल फिस्कल पैक्ट ने कोई असर डालना था पॉजिटिवली, वहां पे अभी भी हुकूमत ने कंप्रोमाइज किया है, वफाकी हुकूमत ने, और इसके पीछे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नहीं थी। जो इतराज़ात आए हैं वो सिंध हुकूमत की तरफ से आए हैं। एक जो चीज़ अभी उन्होंने तय कर ली है विच इज़ अ गुड स्टेप, कि हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो ग्रेजुअली सूबे उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा खर्चा है 592 अरब रुपए का इस साल का, और आइंदा इसमें इजाफा ही होगा, वो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसकी जिम्मेदारी सिंध ने लेने से इनकार कर दिया है। उसके बाद जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था नेशनल फिस्कल पैक्ट का, उसमें अमेंडमेंट की गई, और अमेंडमेंट करने के बाद अब जो BISP है इसमें जब कंसेंसस पैदा होगा तो ही सूबे इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। ये एक बहुत बड़ी उसके अंदर एक रिलीफ दी गई है, और इसने जो पर्पस था इस नेशनल फिस्कल पैक्ट का उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। दूसरी चीज ये थी कि जो वफाकी हुकूमत सूबों में तरक्याती मंसूबे हैं उसको फंड करती है, वो भी जो है वफाकी हुकूमत फंड नहीं करी, ये तजवीज थी। इसके ऊपर भी सिंध ने एतराज किया, और उस एतराज के बाद पंजाब का भी इसके ऊपर एतराज था। उस एतराज के बाद इसमें यह अमेंडमेंट अब कर दी गई है कि वो खर्चे जो है वो ट्रांसफर होंगे जो सूबे लेंगे, और इसमें अगर कोई एक्सेप्शन है
तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है कि एक आईनी इदारा है, वो इसमें कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि कौन से सूबे, कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सूबों को जाने चाहिए और नहीं जाने चाहिए। तीसरी चीज जिसका बहुत ज्यादा आपने शोर भी सुना है, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ये कि हुकूमती इदारों को बंद करना। इसके हवाले से ओरिजिनल तो ये था कि हुकूमत अपना साइज छोटा करेगी, इसके अंदर भी एक तरमीम डाल दी गई है सिंध के कहने के ऊपर, और वो ये है कि कौन से इदारे बंद होंगे कौन से नहीं बंद होंगे, इसका फैसला इसमें जो कंसेंसस होगा वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, दोनों आईनी इदारे हैं, वहां पे ये अचीव होगा। और कामरान एक और जो चीज जिसके ऊपर फिर सिंध का एतराज है कि इसी पैक्ट के तहत जो वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतें जो मुख्तलिफ अजनास होती हैं उसकी इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करेंगी और किसी भी किस्म की वो खरीदारी मार्केट से नहीं करेंगी। जैसे आपको पता है गंदम की खरीदारी होती है, हुकूमतें करती हैं, शुगर केन की इमदादी कीमत मुकर्रर होती है, कपास की होती है, तंबाकू की होती है, गंदम सबसे बड़ा जो हमारे एक कैश क्रॉप है हमारे फार्मर्स के लिए उसकी होती है। उसके ऊपर भी सिंध ने एतराज किया है, ऑल्दो इसके ऊपर साइन हो गए, इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती है बात की बात। और इसमें आई थिंक जो सिंध है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके पास लेवरेज भी ज्यादा है इस वक्त, वो बेशक गवर्नमेंट में शामिल नहीं है बट आई थिंक उनके नेचुरली इत्तेहादी हैं। दूसरी तरफ उनके सदर भी पीपल्स पार्टी के हैं, तो इतना आसान नहीं है कि उनको गवर्नमेंट जो है अगर खास तौर पर इग्नोर करे। और इसमें आई थिंक तो फिर ये टोन डाउन सारा जो कॉम्प्रोमाइज किस्म का ये पैक्ट जो है वो साइन किया है, तो डू यू थिंक कि IMF उस पर ऑब्जेक्ट करेगा या दे विल अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है तो थोड़ा सा चलें, एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है तो बाद में फर्दर चीजें कर सकते हैं? कामरान ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि IMF इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। खुद वजीर खजाना औरंगजेब साहब ये बात कह चुके हैं, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ये बात कह चुके हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि जो इस्लाहात करनी होती हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होती हैं वो हम पाकिस्तान नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अगले प्रोग्राम में चला जाता है। अभी इसके ऊपर हम हतमी अपना कंक्लूजन नोट नहीं देंगे क्योंकि इसमें कुछ अभी इश्यूज हैं, विल वेट कि IMF इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है। दो और इसके अंदर चीजें हैं, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं कि ये भी तय पाया है IMF के इस प्रोग्राम के तहत और इस कंडीशन के तहत कि एंटी करप्शन की जो बॉडीज हैं वो ताउन करेंगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक नई अथॉरिटी वफाकी हुकूमत ने बनाई है और इस सिलसिले में ऑपरेशन होगा वो चारों सूबाई हुकूमतें करेंगी। और जो वेल्थ स्टेटमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो सूबे में काम करे वो भी बैंक्स तक उनको एक्सेस दी जा सकेगी ताकि कोई करप्शन कर रहा है, कोई ब्राइब्स ले रहा है उसका पता चला सके। इंटरेस्टिंग पैक्ट है, इसके हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुजम्मिल असलम, वो इस वक्त हैं फाइनेंस एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के, उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी ज्वाइन किया है हमें मुजम्मिल असलम साहब ने, ये फाइनेंस एडवाइज़र हैं KP गवर्नमेंट के, और उनसे हम बात करेंगे जो नया नेशनल फिस्कल पैक्ट तमाम सूबों ने और KP गवर्नमेंट ने भी साइन किया है। और इम्पोर्टेंटली आपको पता है कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के लोग मुजाहरा कर रहे हैं, इस्लामाबाद में वो आ रहे हैं, बट इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि तमाम जो KP गवर्नमेंट है वो मुजाहरे में शिरकत है, क्योंकि मुजम्मिल असलम साहब से जो हमने बात करनी है वो प्रोटेस्ट से ज़्यादा जो ऑब्वियसली ये नेशनल फिस्कल पैक्ट है इसके हवाले से। तो सबसे पहले मुजम्मिल साहब ये बताएं, एक परसेप्शन ऑब्वियसली रही है और उसका कुछ बैकग्राउंड भी है कि शायद जो तहरीके इंसाफ है वो पाकिस्तान और IMF का जो प्रोग्राम है उसको स्पॉइल करने की कोशिश करती रही है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो नेशनल फिस्कल पैक्ट जो साइन हुआ है ये IMF की एक बहुत अहम कंडीशन थी। अगर KP गवर्नमेंट साइन ना करती तो गवर्नमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ती। तो इसका जरा बैकग्राउंड बताएंगे कि आखिर KP गवर्नमेंट ने क्या सोच करके इस नेशनल फिस्कल पैक्ट के ऊपर साइन किया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपने बुलाया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाता हूँ। PTI की जब से हुकूमत खत्म हुई है लगभग 3 दफा IMF के पास जो है PDM हुकूमत गई है, जिसमें से आखिरी 2 दफा अगर PTI ताउन ना करती तो मेरा नहीं ख्याल कि PDM को कामयाबी होती IMF प्रोग्राम हासिल करने में। शहबाज साहब आपके साथ बैठे हैं, अगर आपको याद हो जो पिछला 9 माह का प्रोग्राम था उसके स्टार्ट में ही जो है IMF PTI के पास खुद आई और उन्होंने कहा कि हमें आपकी भी कंसेंट चाहिए और आप भी PTI भी एक कंसेंट पे हमें एग्री करें, और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इसमें जो है वो है कंडीशन है, जिसको आपको अगर आपको याद होगा तो वो जो है IMF की जो यहाँ पे इंचार्ज थी वो बाकायदा जमान पाक खान साहब के पास गई थी, और वॉशिंगटन से नेथन पोर्टर जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था।
और उस मीटिंग में मैं भी कोऑर्डिनेटर के तौर पे था और 1.25 घंटे की मीटिंग हुई। उस पे खान साहब ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के IMF के प्रोग्राम आने से जो मुल्क में जो है महंगाई होती है, गुर्बत में इजाफा होता है, बेरोजगारी होती है, उसका बोला कि ये आपके प्रोग्राम के असरात हैं, इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे। बहरहाल वो प्रोग्राम में हमने कंसेंट दी, वो प्रोग्राम शुरू हुआ। बीच में भी जब उसके रिव्यूज आए तो हमारे पास वो मिलने आए और हमने इसी तरीके से उसमें पॉजिटिव किरदार अदा किया। ये जो नया प्रोग्राम है, ये सबसे पहले इसके भी 2 हिस्से हैं। ये जुलाई में जब ये प्रोग्राम का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा था, उससे पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले तमाम सूबों को MOU साइन करना था फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिगार्डिंग देयर फिस्कल सरप्लस, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। उस वक्त भी हमने जो है उधर ताउन किया और जो है वो उसके बाद वो SLA हुआ। अब SLA के बाद ये बोर्ड मीटिंग जो हो जानी चाहिए थी, बोर्ड मीटिंग तो हो गई, लेकिन ये फिस्कल पैक्ट की डेडलाइन थी 30 सितंबर। इस फिस्कल पैक्ट को अगर आप देखें तो हम पहले भी कहते रहे कि देखें 2 चीजें हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम अपने ऑफिसेस में बैठते हैं तो हम प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर होता है या प्रोविंशियल फाइनेंस एडवाइजर होता है, और जब हम वफाक से बात कर रहे होते हैं तो हम नून लीग से नहीं बात कर रहे होते, हम जो है एक फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहे होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी से बात कर रहे होते हैं या वजीर आजम पाकिस्तान को। तो वहां पे हमारी पॉलिटिक्स नहीं होती, वहां पे हम सूबे की मैक्सिमम जिसे कहते हैं कि बेनिफिट कहाँ पे है और पाकिस्तान का कहाँ पे बेनिफिट है, उसको देखते हुए चलते हैं। तो ये फिस्कल पैक्ट जब आया, इसके 14-15 बल्कि 17 निकात हैं। 17 निकात में से जो है 5 निकातों में हमारे कुछ सवालात थे। हमने बड़े प्रोफेशनल तरीके से पूरी जो है आपने बैकग्राउंड दे दिया, ये आपने साइन तो कर दिया। मैं इसी तरफ आ रहा था जो आप बात कर रहे थे, ये जो आपके इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, साइन तो आपकी तरफ से हो गया है, तो वो जो कंसर्न्स आपने रेज किए हैं वो क्या है और इसके ऊपर रिस्पांस क्या मिला है आपको आगे से? देखिए, सबसे पहले तो हमने जब अपने पूरे जो है ना 17 के 17 पॉइंट्स पे अपने कमेंट्स दिए बनाकर, और जहां पे हमने ऑब्जेक्शन थे वहां पे इनसे सवाल कर दिए कि इस पे हमें क्लैरिटी दें। आप यू विल बी अमेज्ड कि फेडरल गवर्नमेंट ने और खास तौर पे वजीर खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरी ने उसको उसी प्रोफेशनल तरीके से लिया और हमें विद इन 24 आवर्स उसमें जवाब दिए कि ये हमारे जवाब है। अब कंसर्न्स की आपने बात की, तो एक कंसर्न ये है कि फिस्कल पैक्ट ये कहता है कि कोई भी सूबा या वफाक अब सपोर्ट प्राइस नहीं देगा किसी भी कमोडिटी की, और प्रोक्योरमेंट भी नहीं करेगा। तो एक आपके जहन में सपोर्ट प्राइस से जहन में चीज आ जाती होगी ऑटोमेटिकली कमोडिटी व्हीट, ठीक है ना। तो वफाक आपको पता है हर साल सपोर्ट प्राइस देता है, फिर वफाक जो है उसको जो है पास्को के थ्रू खरीदारी करता है, पंजाब हुकूमत भी करती है, सिंध भी करती है। KP हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और कश्मीर जो है हमें पास्को गंदुम देता है। लेकिन इस दफा हमने खुद भी मार्केट से गंदुम, हमारे पास कैश था तो हमने खरीद ली। तो हमने ये बोला कि पंजाब के लिए ये जो ये जो है सपोर्ट प्राइस इज सपोर्ट टू द फार्मर, लेकिन हमारे लिए सपोर्ट प्राइस जो है इज अ फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हम इतनी गंदुम नहीं पैदा करते जितनी हमारी जरूरत है। हम 15 लाख पैदा करते हैं, 50 लाख इस्तेमाल करते हैं। हमने ये देखा कि माजी में क्या इस साल भी पंजाब हुकूमत बार बार जो है पाबंदी लगा देती है एक सूबे से दूसरे सूबे में गंदुम जाने में। तो हमने ये कहा कि हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, तो उसके लिए हमें जो है एक सूबे को जखायर रखने पड़ते हैं गंदुम के, कि जब एकदम कमी हो तो सूबा उसको दे और कीमत ना बढ़े। तो उसका हमें जवाब उन्होंने दिया कि ये आगे नहीं होगी चीज, वी विल इंश्योर दैट। तो हमारा उसमें काउंटर जवाब ये है कि अगर आपकी बात ठीक है, हकीकत है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये इस चीज पे अमल नहीं होता और कल को फिर पाबंदी लगती है तो हमारा राइट होगा टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। तो एक बड़ी प्रोफेशनल तरीके से बात उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, उसको हमने भी किया। इसी तरीके से जो है फेडरल PSDP जो है जो सूबों से मुतल्लिक है, उस पर अपने क्लैरिटी मांगी कि ये कौन से मंसूबे हैं जो अभी फौरी तौर पे आप सूबों को दे देंगे और कौन से क्या होंगे। हमारा उसमें मौकफ ये है कि जो आज तक आपने प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत कम है, असल तो पंजाब और सिंध के ही है, तो ये जो है आप इसे मुकम्मल करें और मुस्तकबिल में नए प्रोजेक्ट्स का नया ऐलान करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसकी एक कमेटी बन जाएगी जो NSC और उसको देखेगी। अभी कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट्स को निकालना है,
कौन से प्रोजेक्ट्स को नहीं निकालना। आपके अगर तो लास्ट इस पे मुजम्मिल असलम साहब, आपका अगर लास्ट कमेंट लूं मैं ओवरऑल फिस्कल पैक्ट के ऊपर, अगर आप पूरे पैक्ट को सामने रखें और इसके ऊपर आप अपनी असेसमेंट दें कि ये वाला जो फिस्कल पैक्ट है, क्या इससे जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो मसाइल पैदा हुए हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे या एक ये इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है टुवर्ड दैट गोल? आपके पास 1 मिनट है प्लीज। बस मैं इसमें ये कहूंगा कि ये जो नेशनल फिस्कल पैक्ट से पहले एमओयू में हमें सूबों को सबको कहा कि आप सरप्लस प्रोड्यूस करें जो 1200 अरब के करीब है। अब मैं समझता हूं कि ये जो दूसरा फिस्कल पैक्ट है, जो वफाक के अखराजात आहिस्ता आहिस्ता सूबों की तरफ मुंतकिल होंगे, तो जो सूबे जो पैसा बचा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वहां खर्च होगा। तो वफाक का जिसे कहते हैं कि एक्सपेंडिचर का लोड कम होगा। साथ साथ इस फिस्कल पैक्ट में 3 चीजें, रेवेन्यू, गवर्नेंस और तीसरी चीज है एक्सपेंडिचर। तो ये एक एनएफसी में कोई अल्टरेशन नहीं है। इस फिस्कल पैक्ट के थ्रू जो है इस चीज को जो है थोड़ा सा रीमॉडल किया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ट्रू स्पिरिट में ये और नेक नियति से किया जाए तो इट विल बी गुड फॉर प्रोविंसेस एज वेल एज फॉर द फेडरल गवर्नमेंट आल्सो। शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब। और आई थिंक आजकल के दौर में जो इतनी अफरा तफरी है, इतनी पोलराइजेशन है, उसमें एक अच्छी चीज़ हमें नज़र आई कि जैसे मुजम्मिल असलम साहब ने कहा कि जब वो काम करते हैं वहाँ पर तो एज सूबे के नुमाइंदे और फिर सूबे के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फिस्कल पैक्ट के हवाले से जो भी कंसर्न्स थे, जो वज़ीर ख़जाना को और जो सेक्रेटरी ख़जाना थे उनको उन्होंने जो दिए, तो प्रोफेशनली ही उनका उन्होंने जवाब दिया। सो दैट शोज़ कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। तो आई होप कि हमारे पॉलिटिशियंस भी इसको एक जो टेम्पलेट है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे FBR की कि पहले सहमाई में उनकी क्या कारकर्दगी रही जो टैक्स कलेक्शन की है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इस माली साल के 3 माह का जो कलेक्शन है उसका नंबर आगे है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले महीने का यानी कि जो पिछले महीने का यानी कि अगस्त का जो नंबर था वो इतना कोई इनकरेजिंग नहीं था। लेकिन अगर आप पहले सहमाई का अगर आप नंबर देखें तो एटलीस्ट शहबाज लगता है कि जो नए FBR के चेयरमैन हैं कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरें और किसी तरीके से कोशिश करके जो पहले 3 माह का जो शॉर्टफॉल है उसको लेस देन 100 बिलियन तक ले आए हैं। तो डू यू थिंक इट इज़ सरप्राइजिंग? इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। और मैंने ये खबर में लिखा भी है। देखिए, जो आउटसाइडर होता है ना, चूंकि ये टैक्स सर्विस से नहीं है, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश करते हैं और उनका अपने आप को प्रीमेडिटेटेड उसका माइंडसेट नहीं होता। एक आप उसको जाविये से चीज़ों को देखेंगे तो उसका बेनिफिट होता है। पहले 3 माह का जो टैक्स का हदफ था IMF ने दिया है वो 2652 अरब रुपए का था और पहले 2 माह थे उसमें 100 अरब रुपए का रफली शॉर्टफॉल आ चुका था। FBR की जो अपनी इंटरनल असेसमेंट थी कि शॉर्टफॉल जो 98 अरब रुपए का था टू बी प्रिसाइज, वो बढ़कर कम से कम 170 अरब से लेके 200 अरब रुपए तक जा सकता है। तो इन्होंने फिर एक प्लान बनाया कि इसको किस तरीके से कम किया जाए। अब उस प्लान को आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक जो चीज़ इस सारी चीज़ में अच्छी हुई कि इनकी कलेक्शन तो इनकी होगी कोई 2563 अरब रुपए और जो शॉर्टफॉल था हार्डली 89 बिलियन रुपए पे रह गया, या 90 अरब रुपए के ऊपर, जो कि 2 माह के शॉर्टफॉल उसको भी इन्होंने कवर किया। इनको जो एडवांटेज हुआ, जिसमें मीडिया का भी एक पॉजिटिव रोल था, कि जो नॉन फाइलर वाला एक फैसला हुआ कि जो नॉन फाइलर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, घर नहीं खरीद सकेंगे, बैंक बैलेंस नहीं रख सकेंगे, बैंक अकाउंट ही ओपन नहीं कर सकेंगे और उनके लिए और भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। उसका एडवांटेज ये हुआ कि लोगों ने धड़ाधड़ अपने जो टैक्स के गोशवारे थे वो जमा करवाए। आप ऐसे देख लीजिए कि पिछले साल सितंबर में तकरीबन 20 लाख गोशवारे भी इनको नहीं मिले और इस दफा 37 लाख गोशवारों से ज्यादा इनको गोशवारे मिले। उसके साथ ही इंपॉर्टेंटली चूंकि टैक्स रेट्स भी बढ़ गए थे और गोशवारों का नंबर भी बढ़ गया, तो पिछले साल इनको कोई 48 अरब रुपया मिला गोशवारों के साथ, एडमिटेड टैक्स जिसको बोलते हैं, इस साल 103 अरब रुपया मिला। तो ये तो एक पॉजिटिव था इस प्लान का। जो दूसरे एस्पेक्ट्स थे वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। इन्होंने जेन्युइन सेल्स टैक्स के रिफंड्स रोके लोगों के। पिछले साल का जो क्वार्टर था उसमें कोई इन्होंने 37 अरब रुपए के इन्होंने रिफंड्स दिए थे। इस दफा बावजूद इसके कलेक्शन ज्यादा है, लोगों की डिमांड ज्यादा थी रिफंड की, जो जेन्युइन के बनते थे, सिर्फ 15 अरब रुपए के टैक्स के रिफंड्स दिए गए, जो कम से कम जो है वो 37 अरब से कहीं ज्यादा होने चाहिए थे। तो ये एक ऐसी चीज थी। और साथ ही अनड्यू एडवांस इनकम टैक्स भी लोगों से लिया गया। ये वो चीज है जो इस सारी चीज को एक डाउटफुल करती है। जो एडवांस इनकम टैक्स होता है
वो अनड्यू इसलिए होता है कि आपका सितंबर का नहीं बनता, क्वार्टर का आपका हो सकता है अक्टूबर नवंबर में बनता है, उसको एडवांस ले लिया जाता है। वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, क्योंकि आपको पता है कि IMF ने भी एक बेंचमार्क रखा हुआ है ना कि अगर आपका जो शॉर्टफॉल है अगर इतना होगा तो फिर आपको मिनी बजट की तरफ भी जा सकता है या एडिशनल मेजर्स लेना पड़ सकते हैं। तो ये जो शॉर्टफॉल है ये उस तरह से अलार्म बेल नहीं बजाता। IMF ये अलार्म बेल बजाएगा उसकी वजह की जो क्वालिटी ऑफ कलेक्शन है वो ठीक नहीं है। आउट ऑफ द 4 टैक्सेस इनकम टैक्स का जो हदफ है वो ना सिर्फ अचीव हुआ है बल्कि वो कोई 120 अरब रुपए से एक्सेस हुई है। उसमें जितना टैक्स इनकम का इकट्ठा करना था इनकम टैक्स की मद में उसे 120 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा हुआ है। लेकिन सेल्स टैक्स का हदफ 100 अरब रुपए से मिस किया उन्होंने, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का हदफ 57 अरब रुपए से मिस किया, कस्टम ड्यूटीज का हदफ 66 अरब रुपए से मिस किया। ऑल इज नॉट गुड। इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, कोशिश की किसी तरीके से शॉर्टफॉल को कम कर ले, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स की भी जरूरत है और जो नॉन फाइलर वाली चीज है उसमें जो लीगल अमेंडमेंट चाहिए वो इसमें इनको लानी पड़ेगी। बिल्कुल। और जिस दिन FBR ने आपको मुतमईन कर दिया तो उस दिन हम कह सकते हैं कि ऑल इज गुड। तो बहरहाल द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।